हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाती है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे स्पेस डेब्रिस के बारे में। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अंतरिक्ष का मलबा, यानी जो कचरा होता है अंतरिक्ष में, उसके बारे में हम इस आर्टिकल में बात करने वाले कि क्या होता है, किसको कहा जाता है अंतरिक्ष का कचरा, उसके लिए कोई समझौता है कि नहीं, और भारत कैसे इसको लेकर के चलता है। ये सारी चीजें इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि अंतरिक्ष का कचरा या अंतरिक्ष मलबा कहते किसको है। तो पृथ्वी की कक्षा में, ये मान लीजिए पृथ्वी की कक्षा है, यहाँ पे मानव द्वारा निर्मित कोई भी ऐसी चीज जिसका उपयोग अब हम नहीं कर रहे हैं, जो उपयोगी नहीं रहेगी, उसी को अंतरिक्ष का कचरा या मलबा कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो निष्क्रिय उपग्रह आता है, उसके अलावा खच गए रॉकेट चरण, और उसके अलावा टकराव या अन्य घटनाओं से मलबे के टुकड़े शामिल हैं। इसके संभावित खतरे क्या क्या हैं? तो पहला, परिचालन उपग्रहों के लिए खतरा। अब जो यहाँ पे तैरता हुआ अंतरिक्ष मलबा वो क्या करेगा? अन्य आने वाले उपग्रहों के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। मान लीजिए इससे टकरा जाए तो क्या होगा? इसको भी दिक्कत होगी जो नया नया आ रहा है। अगला पॉइंट है केसलर सिंड्रोम। ये कब होता है? तब जब वस्तुओं और मलबे के साथ अंतरिक्ष की अत्यधिक आबादी हो जाती है, तो इसी को केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। कक्षीय स्लॉट्स में कमी। अब देखिए यहाँ पे मान लिया हमें स्पेस में किसी स्पेसिफाइड स्थान पर, किसी विशेष स्थान पर अपना उपग्रह भेजना है, लेकिन यहाँ पे पहले से बहुत सारे उपग्रह पड़े हुए हैं, सैटेलाइट पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमें स्लॉट ही नहीं मिला जहाँ पे भेजना है, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। अंतरिक्ष स्थितिजन, जब यहाँ पे सारा भरा हुआ है तो यहाँ पे स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी, उसको बदल नहीं पाएंगे। उसके अलावा जागरूकता, अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा उपग्रह संचालकों के लिए इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देती है। अब यहाँ पे आपको अंतरिक्ष मलबा दिखाया गया कि 1957 में कैसी कंडीशन थी, 2005 में आप देख सकते हैं कैसी थी, 2018 में, और यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या 2030 में ऐसा हो जाएगा। अंतरिक्ष मलबा जो है वो इस तरीके से हावी हो जाएगा पृथ्वी पे, इस तरीके से हावी हो जाएगा पृथ्वी की कक्षा पे कि हमें पृथ्वी और सागर दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखाई देगा? अंतरिक्ष का मलबा ही दिखाई देगा। क्या ऐसी कंडीशन बन सकती है? और जैसी दौड़ मची हुई है, जैसी होड़ मची हुई है इस क्षेत्र को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कंडीशन थी 1957 में, क्या कंडीशन में 2005 में, उसके अलावा 2018, फिर 2030। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2030 में आने वाली कंडीशन कितनी खराब है। ये अंतरिक्ष मलबा है सब जो आपको दिख रहा है ना, ये अंतरिक्ष का कचरा ही दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष का कचरा किस तरीके से आपको दिखाया गया पृथ्वी कक्षा में घूमता हुआ। तो हम यहाँ पे देखते हैं अंतरिक्ष मलबे पर अंकुश लगाने के लिए कोई पहल की गई है कि नहीं की गई। अगर की गई तो वैश्विक स्तर पर उसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं, उसके अलावा भारत के स्तर पर क्या प्रयास किए गए, दोनों चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है वैश्विक स्तर पर। इसमें पहला पॉइंट क्या है? तो इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी। आप नाम से ही दे सकते हैं, स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन, यानी अंतरिक्ष मलबे से जुड़े मुद्दे पर ये बात करेगी। ये क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय सरकारी फोरम है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र यूएन ने क्या किया? बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति का स्थापना की। किसके लिए? जो अंतरिक्ष का मलबा है उसके ऊपर दिशा निर्देश जारी करने के लिए इसकी स्थापना की है यूनाइटेड नेशन ने। अगला पॉइंट क्या? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसने क्या किया? तो स्वच्छ अंतरिक्ष पहल शुरू की अपने स्तर पर। अब हम देखते हैं कि भारत ने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं, भारत की क्या पहल इसके बारे में, तो हम उसके बारे में देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट इसरो ने क्या किया? तो 2022 में सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट IS4OM की स्थापना की। उसके अलावा इसरो ने क्या किया? तो अंतरिक्ष मलबे अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की इसरो ने। किसके लिए? तो अंतरिक्ष मलबे के खतरे की निगरानी के लिए और उसको कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। किसके लिए? तो अंतरिक्ष मलबे अनुसंधान केंद्र। उसके अलावा क्या किया इसरो ने? नेत्रा, इसका क्या काम है? तो इसका भी मलबे का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। इसके बारे में आगे हम देखेंगे प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है। पॉइंट है इसरो क्या कर रहा है? तो नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, नेत्रा का फुल फॉर्म है ये। इसके तहत क्या कर रहा है? तो नए रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप तैनात करके अपने कक्षीय मलबे की ट्रैकिंग क्षमता का निर्माण कर रहा है। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो की एक पहल है। ये क्या करती है? जो भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे और खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली से क्या मतलब है? अर्ली वार्निंग सिस्टम इसको ये कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आने वाली है तो ये 24 घंटे या 72 घंटे पहले बता देगा कि यहाँ का मौसम खराब है, यहाँ बाढ़ आने वाली है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तो इसी तरीके से अगर कोई अंतरिक्ष का मलबा या कचरा गिरता है तो उसके बारे में ये पहले बता देता है नेत्रा कि यहाँ पे ये संभावना है, इस तरीके से घटना घट सकती है, ताकि लोग वहाँ पे सावधान हो जाए और सतर्क हो जाए। तो आप ये प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, इसका कौन बना रहा है इसको? प्रोजेक्ट नेत्रा को। तो इसरो इसको देख रहा है। अगला पॉइंट है नेत्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो 36,000 किलोमीटर पर जियो, इसको क्या कहा जाता है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे क्या होता है? तो जितने संचार उपग्रह जैसे जिससे हमारा कम्युनिकेशन होता है, जैसे मोबाइल के लिए सैटेलाइट हो गया,
उसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम के लिए, नेटवर्क के लिए सारे जो सैटेलाइट होते हैं ना वो यहीं पे भेजे जाते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी से। तो इसी को जियो अर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। इसी पर नेत्रा कब्जा करना चाहता है। अगला पॉइंट है प्रारंभिक एसएसए। एसएसए क्या है? तो अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता, इसी को एसएसए कहा जाता है। सबसे पहले लो अर्थ ऑर्बिट्स या एलईओ के लिए होगा, जिसमें रिमोट सेंसिंग अंतरिक्षयान है। उसके अलावा फिर अगला पॉइंट क्या है? नेत्रा के तहत इसरो कई अवलोकन सुविधाओं को स्थापित करने की योजना बना रहा है, जैसे कनेक्टेड रडार हो गया, टेलीस्कोप हो गया, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट हो गया और एक नियंत्रण केंद्र। ये सारी चीजें क्या कर रहा है? इसरो इसको बनाने की योजना कर रहा है। यहाँ पे क्या करेगा? तो 36,000 किलोमीटर पे जहाँ संचार वगैरह संचालित होते हैं, यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट नेत्रा को लगाया जाएगा, ताकि क्या करें हम अंतरिक्ष का जो मलबा है उस पर निगरानी रख सकें, उसको अच्छे से लेकर के चल सकें। ये सब कौन कर रहा है? तो ये सब हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेत्रा क्या कर सकता है? तो 10 सेंटीमीटर जितनी छोटी चीज हो गई, 3400 किलोमीटर की सीमा तक और लगभग 2000 किलोमीटर की अंतरिक्ष कक्षा के बराबर वस्तुओं को स्पॉट कर सकता है, यानी उनको देख सकता है, ट्रैक कर सकता है और कैटलॉग कर सकता है। यानी आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर छोटी वस्तु होगी, उसके अलावा 2000 किलोमीटर जितनी स्पेस की वस्तु होगी, उसके अलावा 3400 किलोमीटर की सीमा तक ये सारी चीजें कर सकता है प्रोजेक्ट नेत्रा। अब प्रोजेक्ट नेत्रा क्या करेगा? तो भारत को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लाकर खड़ा कर देगा ऐसे देशों की कैटेगरी में जो क्या कर रहे हैं, मलबे से निपटने के लिए नेक्स्ट लेवल पर काम कर रहे हैं, वहां पे भारत को मिला करके खड़ा कर देगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतरिक्ष गतिविधियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की 5 संधियां कौन कौन सी? तो इसमें पहला बाय अंतरिक्ष संधि, ये कब की गई थी? 1967 में की गई थी। किस लिए? तो चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत पर संधि की गई थी। यानी आप जो यहाँ देखेंगे बाय स्पेस जो होता है, बाय अंतरिक्ष जो होता है, इसमें जो लोग काम करेंगे, जो अनुसंधान करेंगे, खोज करेंगे, जो भी देश, यहाँ पे राज्यों से मतलब है देश, उसके लिए यहाँ पे एक दिशा निर्देश प्रोवाइड कराएगा, उसके लिए जो सिद्धांत है उसको देखेगा ये। अगली संधि कौन सी? तो बचाव समझौती 1968 की। इसमें क्या किया था? तो अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव के लिए, उनकी वापसी के लिए और बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं की वापसी पर समझौता था ये। दायित्व कन्वेंशन 1972 का ये क्या? तो ये मुख्य रूप से अंतरिक्ष वस्तुओं द्वारा अन्य अंतरिक्ष संपत्तियों को होने वाली क्षति से संबंधित है, लेकिन यह पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने से होने वाली क्षति पर भी लागू होता है। यानी इसमें क्या कहा गया कि अंतरिक्ष का जो क्षेत्र होता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 देशों का सैटेलाइट है, ए और बी का, तो एक सैटेलाइट ने क्या किया? बी वाली सैटेलाइट को तोड़ दिया, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इससे संबंधित है ये। उसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई मलबा गिरता है, एक मान लीजिए ए देश का जो सैटेलाइट है इसका मलबा गिरता है जमीन पर, तो इसकी भी जिम्मेदारी एक ही होगी। यही बात यहाँ पे की जा रही है। अगली संधि है पंजीकरण कन्वेंशन 1976 का। इसमें क्या कहा गया? तो बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं के पंजीकरण पर कन्वेंशन। 5वीं संधि कौन सी है? तो यहाँ पे चंद्रमा समझौता 1979 का। इसमें क्या कहा गया? तो चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला समझौता, यानी जैसे मान लीजिए चंद्रमा हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, इन सब पे जो भी देश अपना सैटेलाइट भेजता है, तो यहाँ पे जो गतिविधि करेगा उसको नियंत्रित करने के लिए चंद्रमा समझौता किया गया था 1979 में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत जो है ना इन सभी 5 संधियों का हस्ताक्षर करता तो है, लेकिन इसने अनुमोदन केवल 4 का किया है, चंद्रमा समझौते का अनुमोदन नहीं किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हम भाग तो है, लेकिन चंद्रमा जो समझौता है इसको हम अपने तरीके से लेकर के चलेंगे। यहाँ पे जहाँ पे जरूरत पड़ेगी हम उसको अपने हिसाब से देखेंगे, ना कि आप जो कहेंगे वो करेंगे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे एक योजना के बारे में, उसका नाम है उड़ान योजना। है उड़ान का मतलब क्या होता है? उड़ान का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। जब ये योजना लाई गई थी तो उसमें ये कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। इसी दृष्टिकोण के तहत ये योजना लाई गई थी। यानी इसके तहत क्या किया गया था? तो जो गरीब तबका है, जो वंचित समुदाय है समाज का, वो हवाई यात्रा कर सके, उसके लिए योजना लाई गई थी। उसी के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि योजना कैसे चली, कब लॉन्च की गई, इसके कितने चरण लाए गए, इसका फायदा क्या हुआ, इसमें समस्याएं क्या, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे उड़ान योजना के बारे में पूरा विस्तार से। इस योजना का उद्देश्य देश के दूरस्थ और क्षेत्रीय क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बढ़ाना और हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। इसको जून 2016 में लॉन्च किया गया था और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का एक प्रमुख घटक है। इसके तहत क्या किया जाता है? तो विमानों की लगभग आधी सीटों रियायती किराए पर दी जाती है आपको। और यहाँ पे उसके अलावा क्या किया जाता है? तो भाग लेने वाले वाहकों को एक निश्चित मात्रा में वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान की जाती है। अब यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है? देखिए, मान लीजिए 100 रुपए का टिकट था, आपने कितना दिया? 50 रुपए ही दिया आपने उस टिकट का। क्यों? क्योंकि आपको रियायती किराए पर दी जा रही है वो टिकट। फिर क्या होगा? 50 रुपए तो एयरलाइंस को चाहिए ना, नहीं तो एयरलाइंस क्या होगी? घाटे में चले जाएगी। तो यही 50 रुपए कौन देगा? यहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके 50 रुपए देंगी। यानी आधा किराया आप देंगे, आधा किराया दोनों सरकारें मिल करके देंगी। इसी को वायबिलिटी गैप फंडिंग कहा जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एयरलाइंस को ये पैसा नहीं देंगे, मान लीजिए उनका 100 रुपए का टिकट है, अगर एयरलाइंस को पूरा 100 रुपए नहीं मिलेगा तो घाटे में चली जाएगी ना। फिर क्या होगा? एनपीए की समस्या बढ़ेगी। तो इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट वो पैसा प्रोवाइड कराती है जो हमको छूट दी जाती है। इस योजना को क्या किया जाएगा? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम करेंगे इस पे। यानी ये क्या होगा? तो केंद्र प्रायोजित योजना हो गई ये।
ये योजना 10 साल तक चलेगी और बाद में इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के तहत अब तक की उपलब्धियां क्या है, तो 2014 में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे जो अब बढ़कर 141 हो गए हैं। अब ऑपरेशनल एयरपोर्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि जो अभी काम नहीं कर रहे हैं, जिस पर काम हो रहा है, यानी जो अभी निर्माणाधीन है, उसी को ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उड़ान योजना के तहत 58 हवाई अड्डों, 8 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरड्रोम सहित 68 कम सीमित गंतव्यों को जोड़ा गया है। यानी 68 ऐसे गंतव्य थे, डेस्टिनेशन थे, जिसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें 58 हवाई अड्डे हो गए, उसके अलावा 8 हेलीपोर्ट हो गया। हेलीपोर्ट क्या होता है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर को उतारा जाता है। और 2 वाटर ड्रोम हो गए, यानी 2 जहाज हो गए जो पानी वाले हैं, जहाँ पे ये रुकते हैं, उसकी बात की जा रही है। कम सीमित टोटल कितने हो गए, सब 68, यानी जिनकी सेवा कम थी, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं आते थे, उनको इसके तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 425 नए मार्गों की शुरुआत के साथ उड़ान ने देश भर के 29 से अधिक राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को हवाई संपर्क प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 अगस्त 2022 तक 1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने इस योजना का लाभ उठाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। इस तरीके के जो भी फैक्ट होते हैं, डेटा होते हैं, उसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं उड़ान 1.0 के बारे में। एक्चुअली इसको 4-5 चरण में लागू किया गया था, वहाँ पे 4.1 भी है इस योजना का। तो इस तरीके से हम इसके बारे में देखते हैं उड़ान 1.0 के बारे में। इस चरण के तहत 5 एयरलाइन कंपनियों को 70 हवाई अड्डों के लिए 128 उड़ान मार्ग प्रदान किए गए। इसमें 36 नए बनाए गए ऑपरेशनल एयरपोर्ट शामिल थे। अब यहाँ पे बात की जा रही है उड़ान 2.0 के बारे में। इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या किया गया, तो 73 अल्पसीमित और असीमित एयरपोर्ट की घोषणा की गई थी। अल्पसीमित एयरपोर्ट क्या होता है, जहाँ पे सेवाएं कम थी, और असीमित जहाँ पे सेवाएं थी नहीं, इन दोनों को जोड़ करके 73 एयरपोर्ट्स लाए गए थे। उसके अलावा इसमें पहली बार हेलीपैड को भी जोड़ा गया था। हेलीपैड क्या होता है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतारे जाते हैं। उड़ान 3.0 में क्या किया गया, तो इसमें पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से उड़ान 3 के तहत पर्यटन रूट भी शामिल किए गए। उसके अलावा एरोड्रोम को जोड़ने के लिए इसमें समुद्री जहाज भी लाया गया। उसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कई भागों को भी इसमें जोड़ा गया था। उड़ान 4.0 क्या है, तो 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें देश के दूरस्थ और क्षेत्रीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए क्या किया गया, तो आरसीएस उड़ान के चौथे दौर के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी गई। यानी इसमें और 78 नए मार्ग लाए गए जो रीजनल लेवल पर कनेक्टिविटी करते हैं, आरसीएस। उसके अलावा क्या किया गया इसमें, तो लक्षद्वीप के कवारती, अगती और मिनिकॉय द्वीपों को उड़ान 4.0 के नए मार्गों से जोड़ा जाएगा। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया, तो लक्षद्वीप को भी जोड़ा जा रहा है 4.0 के तहत। अब बात की जाए उड़ान 4.1 की, तो इसमें क्या किया गया, तो एक विशेष हेलीकॉप्टर और सी प्लेन मार्गों के साथ साथ छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने पर केंद्रित है ये 4.1। उसके अलावा सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के तहत कुछ नए रूट प्रस्तावित किए गए हैं। उसके अलावा सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना है। उड़ान 5.0 क्या है, तो 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत उत्तर पूर्व भारत की हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए 6 मार्गों को हरी झंडी दिखाई थी इसके तहत। अब यहाँ पे कुछ और अन्य उड़ान है जिसको आपको कंफ्यूज नहीं करना। कुछ अन्य उड़ान की योजना है, उसको हम देखते हैं। तो क्या इसमें पहला है लाइफ लाइन उड़ान। इसके तहत क्या किया गया, तो लाइफ लाइन उड़ान पहल मार्च 2020 में शुरू की गई थी। किसके लिए, तो कोविड-19 की अवधि के दौरान शुरू की गई थी। इसमें क्या किया गया था, तो इसमें देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 1000 टन भारी मात्रा में कार्गो और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं के परिवहन के लिए 588 उड़ानें संचालित करने में मदद की थी इसने। अब यहाँ पे आप नाम से देख सकते हैं कि क्या है, लाइफ लाइन उड़ान। इसके तहत क्या किया गया था, तो लोगों को लाइफ दी गई थी। क्यों, क्योंकि कोविड-19 का टाइम ऐसा था, आप सभी को पता है। तो इसी कोविड-19 के टाइम पे लगभग 1000 टन भारी मात्रा में कार्गो और आवश्यक चिकित्सा सेवाएं जो थी, उसको यहाँ पे पहुंचाया गया था इस योजना के तहत। क्या नाम था इसका, लाइफ लाइन उड़ान। अगली उड़ान है कृषि उड़ान। इसके तहत क्या किया गया था, तो इसे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अगस्त 2020 में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए लॉन्च किया गया था, ताकि यह उनके मूल्य प्राप्ति में सुधार कर सके। अब आप यहाँ पे नाम पे देख सकते हैं कि कृषि उड़ान लिखा है, तो किससे जुड़ा होगा, कृषि से जुड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे मंत्रालय कौन सा काम कर रहा है, तो नागर विमानन मंत्रालय काम कर रहा है, सिविल एविएशन मंत्रालय काम कर रहा है। इसको ध्यान में रखेंगे आप। इसको कब लॉन्च किया गया था, तो अगस्त 2020 में। किस लिए, तो कृषि का जो परिवहन होता है कृषि की वस्तुओं को, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये अंतरराष्ट्रीय उड़ान। इसको किस लिए लॉन्च किया गया था, तो अंतरराष्ट्रीय उड़ान के तहत भारत के छोटे शहरों को सीधे पड़ोस के कुछ प्रमुख विदेशी स्थलों से जोड़ने की योजना थी। जैसे नेपाल हो गया, उसके अलावा भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, इन सारे क्षेत्रों से जोड़ने के लिए छोटे लेवल पर ये योजना लाई गई थी। अब इस आर्टिकल में हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। क्या हुआ, तो अभी 7 और चीजों को भारत के जीआई टैग मिला। जीआई टैग का फुल फॉर्म कहते हैं तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक कहते हैं इसको हिंदी में। ये किस लिए दिया जाता है, तो किसी चीज की विशिष्टता सिद्ध करने के लिए। उसका क्या मतलब है, यानी कोई चीज स्पेशल है, कोई चीज स्पेसिफाइड है, इसी के लिए दिया जाता है। उस चीज की नकल करके बाजार में उसको खराब ना किया जा सके, उस ब्रांड का नाम ना खराब किया जा सके, इसलिए इसको दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों को दिया गया अभी जियोग्राफिकल। यहाँ पे जलेसर धातु शिल्प पहला हो गया, जलेसर का। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक धातु शिल्प है जो क्या करता है, तो सजावटी धातु शिल्प और पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है। उसके अलावा गोवा का मनकुरार आम, इसको क्या कहा जाता है, मलकोराड़ा भी कहा जाता है। ये आम की एक अनूठी किस्म है।
इसको दिया गया है। उसके अलावा क्या हुआ है, तो गोवन बेबी का पारंपरिक इंडो पुर्तगाली हलवा, इसका पूरा नाम देखिए, गोवन बेबी का बेबी का बेबी का पारंपरिक इंडो पुर्तगाली हलवा, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको गोवन डेजर्ट की रानी भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और उसके अलावा राजस्थान की 4 चीजों को दिया गया, इस वजह से यहाँ पे इसको अलग लिखा गया है। कौन कौन सी चीजों को, तो उदयपुर की कोफ्तगारी धातु शिल्प को, उसके अलावा बीकानेर काशीदा कार्य शिल्प को, उसके अलावा जोधपुर बंदेज शिल्प को, उसके अलावा बीकानेर उस्ता कला शिल्प को। ये 4 चीजें जो है राजस्थान की है। उसके अलावा यहाँ पे आप 3 चीजों को देख सकते हैं। तो इन सबको अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जो स्पेन का अंदालूसिया है, इसमें क्या हुआ है, तो आइबेरियन उल्फ जो है वो समाप्त हो चुका है, इसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखते हैं आइबेरियन उल्फ का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको कब समाप्त घोषित किया गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है इबेरियन उल्फ के बारे में। तो यहाँ पे अंदालूसिया सरकार, अंदालूसिया क्या है, एक्चुअली ये स्पेन का स्वायत्त क्षेत्र है। स्वायत्त क्षेत्र से क्या मतलब है, जैसे आप देखेंगे कई बार हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से ये मांग उठती है कि हमें स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दीजिए। उसका फायदा क्या होता है, तो उसका फायदा ये होता है कि लोग अपना प्रशासन अपने हिसाब से चलाएंगे, यहाँ पे सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये स्पेन का एक स्वायत्त क्षेत्र है। यहाँ पे क्या किया गया, तो हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट कराई गई थी, एक अध्ययन कराया गया था। उसमें बताया गया कि जो इबेरियन उल्फ है वो यहाँ पे दिखाई नहीं, अनुपस्थित दिखा। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इबेरियन भेड़िया क्या, इसका वैज्ञानिक नाम पूरा है कैनिस ल्यूपस साइनेटस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये स्पेन और पुर्तगाल वाले इबेरियन प्रायद्वीप के मूल निवासी भूरे भेड़े की प्रजाति है। 2020 से स्पेन के अंडालूसिया के ऐतिहासिक क्षेत्र में विलुप्त हो गई है। और ग्रे उल्फ कैनिस ल्यूपस, जो यहाँ पे बात की जा रही है कि भूरे भेड़िए की प्रजाति जो होती है, उसका पूरा नाम क्या है वैज्ञानिक, तो यह ग्रे उल्फ कैनिस ल्यूपस, इसको क्या किया गया है, तो आईयूसीएन की जो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है, जिसको रेड लिस्ट कहा जाता है, उसमें किस कैटेगरी में इसको रखा गया, तो लिस्ट कॉन्सन की कैटेगरी में रखा गया, यानी सबसे कम 44 रेड में इसको रखा गया। व्यापक रिपोर्ट नियंत्रण दौरों और कैमरा ट्रैप डाटा के माध्यम से भेड़िए की उपस्थिति या अनुपस्थिति का खुलासा होता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कुछ वन लाइनर या फैक्चुअल टाइप के करंट अफेयर जो आपसे डायरेक्टली वनडे एग्जाम में या स्टेट पीएससी में या प्री में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, तो पीएम श्री योजना के तहत प्रधानमंत्री ने इसकी पहले किस्त 630 करोड़ रुपए जारी की है। अब पीएम श्री योजना क्या है, तो ये स्कूलों के लेवल पर स्कूलों को ठीक करने के लिए पीएम श्री योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। असम सरकार क्या करेगी, तो सितंबर 2023 में बाल विवाह को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाएगी असम सरकार। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, तो 2023 के लिए क्रिसिल की कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग में एसबीआई को छोड़ते हुए पहले स्थान पर आ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कार्बन जीरो टर्फ का उद्घाटन किया। 7वीं एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो चेन्नई में किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में क्या किया गया, तो मैंग्रो सेल की स्थापना की गई है। अब यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 7वीं एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो चेन्नई में किया जा रहा है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने हाल ही में मैंग्रो सेल की स्थापना की है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल की है। तो एक चीज आप यहाँ पे ये रिलेट कर सकते हैं कि इस तरीके की पहल करेगा कौन, मैंग्रोव सेल स्थापित कौन करेगा, वही क्षेत्र वही राज्य जहाँ पे मैंग्रोव पाया जाता हूँ। तो इस तरीके से आप देखें, अगर आपसे ये कहेगा कि तमिलनाडु ने ऐसा किया, तो आपको एक पल के लिए सोचना पड़ेगा। या मान लीजिए आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश ने किया, तो आप ये सोचिए ना कि यहाँ पे कितने लेवल पे मिलता है, क्या इनको आवश्यकता है। आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, तो इन सारे क्षेत्रों में मिलता है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव मिलता है। तो इस वजह से कौन करेगा इसकी स्थापना, तो वेस्ट बंगाल करेगा। इस तरीके से कुछ आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रख करके भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्मेष तथा उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए सॉरी। आप सबको सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें और आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी करंट अफेयर छूटने नहीं पाएगा, जिम्मेदारी मेरी, आप उसकी टेंशन ना लें। और जो कल लेक्चर लेट हुआ था उसके लिए रियली सॉरी। वो कुछ ऐसी कंडीशन बन गई थी जो मेरे कंट्रोल में थी नहीं, तो उस वजह से लेक्चर लेट हो गया। और ये रोज रोज लेट नहीं हो गया, इसकी जिम्मेदारी मेरी है।